अचानक अतुल अग्रवाल के परिवार पर मुसीबतें आन पड़ी थीं और इस सब के पीछे था रोमी मलिक और उसका बाप रतन मलिक। ईशा, कहीं ये सब उस दिन हुए हादसे की वजह से तो नहीं हो रहा? ये बात हमने अपने माँ पापा से छुपाकर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? ये सब सोचते हुए स्नेहा ने कहा, मैं अभी ईशा को सब बताती हूँ, फिर देखते हैं क्या करना चाहिए। तभी स्नेहा ने ईशा को फोन किया और उसने धीमी आवाज में पूछा, ईशा, उस दिन तेरे साथ जिस रोमी मलिक ने बदतमीजी की थी, क्या वो मलिक इंडस्ट्रीज का मालिक है? यहाँ ईशा ने जैसे ही स्नेहा की बात सुनी वो घबरा गई। उसने स्नेहा से पूछा, हाँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हो? क्या हुआ? ईशा के पूछने पर स्नेहा ने उसे सारी बात बताई कि किस तरह मलिक ग्रुप उन लोगों को बर्बाद करने में तुला हुआ है। सच्चाई जानने के बाद ईशा बहुत घबरा गई। दीदी, उस दिन जीजू ना होते तो ना जाने मेरा क्या होता। मैंने तो अपनी जान ही दे देनी थी। राघव जीजू ने उस रोमी को बहुत मारा था, शायद उसी का बदला ले रहा है वो। लेकिन अब ये बात हमें घर पर बतानी होगी। मैं अभी घर आ रही हूँ। इतना बोलकर ईशा ने फोन रखा और तुरंत ही अग्रवाल विला आ गई। वो जैसे ही घर में अंदर आई तो उसने देखा वहाँ प्रीति, स्नेहा और गीता समेत उसके पिता भी मौजूद थे। सब लोग बड़ी टेंशन में थे और जैसे ही गीता ने ईशा को वहाँ देखा वो चौंकते हुए बोल पड़ी, तो यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो हॉस्टल में होना चाहिए था ना, और तेरे मुंह पर ये चोट कैसे लगी? स्नेहा ने अपनी माँ की बात बीच में ही काटते हुए बोला, माँ, इसे मैंने यहाँ फोन करके बुलाया है। ईशा की चोट और घबराहट देख अतुल अग्रवाल समझ गया कि कोई तो बात है जो ईशा उन सबसे छुपा रही है। तभी उसने चिंता भरी आवाज में ईशा से पूछ ही लिया, ईशा बेटा, आखिर बात क्या है, बताओ मुझे। ईशा ने बड़ी हिम्मत करके घबराते हुए उन सबसे कहा, पापा, वो एक्चुअली हम लोगों के साथ आज ये जो कुछ भी हो रहा है, इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। ईशा की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन प्रीति चिल्लाते हुए ईशा के पास आई, तू जिम्मेदार है? तुझे आइडिया भी है कि तेरी वजह से आज हम सब लोग सड़क पर आ गए हैं? गीता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी उसने प्रीति की बात को आगे बढ़ाते हुए ईशा से पूछा, क्या किया है तूने ईशा? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया मम्मी, मैं तो बस उस रोमी मलिक के यहाँ नौकरी के लिए गई थी, लेकिन उस मलिक ने मेरे साथ। रोते हुए ईशा अपनी बात बता रही थी कि तभी गेट से अंदर आते एक लड़की की जोर की आवाज आई, इसकी बात मत सुनिए आंटी, ये झूठ बोल रही है। दरअसल आप लोगों के साथ जो भी हो रहा है इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये सारा कसूर राघव का है। आपकी इस हालत का जिम्मेदार राघव है। उस लड़की की आवाज सुनकर जैसे ही सब लोग पीछे गेट की तरफ मुड़ते हैं तो उसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। ये सोनिया थी जिसने वहां आकर मौके पर चौका लगाया। सोनिया लिविंग रूम में दाखिल हुई और उसने ईशा की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्यों अपने आप को दोष दे रही हो ईशा? फिर गीता की तरफ देखते हुए बोली, आंटी, इस लड़के राघव को ज्यादा हीरो बनने का शौक था और उसने छोटी सी बात पर जबरदस्ती रोमी मलिक की इतनी पिटाई कर दी कि उसे अस्पताल जाना पड़ा। इसी वजह से तो रतन मलिक इतना नाराज है। पूरी सोसाइटी को इस बारे में पता है और आप सब अब तक इस सच से अनजान हैं। ये सुनकर स्नेहा को काफी बुरा लगा कि अभी भी लोग राघव को ही दोष देने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ गीता अग्रवाल का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। इस राघव को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। माँ, लेकिन जीजू ने। ईशा राघव की सफाई में कुछ बोलती इससे पहले ही गीता बोली, बस बहुत हुआ, तुम दोनों काफी कुछ कहे और कर चुकी हो, अब और नहीं, अंदर जाओ दोनों। जहाँ एक तरफ अग्रवाल हाउस में बवाल मचा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ सोनल मेहरा अपने बेटे रोहन के साथ उसके कमरे में खेल रही थी। रोहन अब पहले से काफी बेहतर दिखाई पड़ रहा था। तभी उसने सोनल से पूछ लिया, मम्मी, राघव अंकल कब आएंगे? क्यों, तुम्हें उनकी याद आती है? सोनल ने मुस्कुराते हुए रोहन से पूछा कि तभी घर की बेल बजी और जब सोनल ने नीचे जाकर देखा तो उसे पता चला कि उससे मिलने कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त मोनिका तलवार का भाई सूरज तलवार वहाँ आया है। सोनल कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही सूरज ने सोनल से माफी मांगते हुए कहा, इससे पहले कि तुम कुछ बोलो सोनल, मैं मेरी माँ और मोनिका की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारे इस डॉक्टर दोस्त ने बिल्कुल सही कहा था। डॉक्टर मिश्रा की दी हुई दवाई लगाने के बाद मोनिका के चेहरे पर सेप्टिक हो गया। फोड़े कब इन्फेक्शन में बदल गए पता ही नहीं चला और उसका चेहरा पूरी तरह से, मुझे लगता है तुम्हें खुद अस्पताल चलकर देख लेना चाहिए। क्या तुम्हारा डॉक्टर दोस्त मोनिका को ट्रीट करेगा? वो जितना पैसा बोलेगा मैं उसे दूंगा। सोनल ने अपना फोन निकालकर राघव को फोन मिलाया। हेलो राघव, तुम्हें मोनिका याद है जिसके घर मैं तुम्हें इलाज के लिए ले गई थी? उसकी हालत बहुत खराब है राघव, एडमिट है वो। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, लेकिन तुम चाहो तो इलाज कर सकते हो। और फिर थोड़ा रुक कर बोली, और चाहो तो मना भी कर सकते हो। वैसे अगर तुम मोनिका का इलाज करते हो तो ये लोग तुम्हें मुंह मांगी कीमत भी देंगे, जिससे तुम्हारी फार्मेसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पैसों की बात नहीं है सोनल, अगर उसे मेरी मदद की जरूरत है तो मैं उसका इलाज करूंगा। अग्रवाल हाउस में क्या हो रहा है, इन बातों से अनजान राघव सोनल के साथ उसकी दोस्त मोनिका का इलाज करने आ गया। राघव और सोनल जब मोनिका के पास पहुँचे तो मोनिका की हालत सचमुच काफी ज्यादा खराब थी। राघव मोनिका की आंखों में
साफ साफ डर देख पा रहा था। राघव को वहां देखकर मोनिका ने काफी मुश्किल से बोलने की कोशिश की। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना। राघव उसके चेहरे को चेक कर रहा था और उसने सोचा, आखिर किसी भी डॉक्टर को ये कैसे नहीं दिखा जो इस समय मैं देख सकता हूँ। शायद इसीलिए कोई इनका इलाज ठीक से नहीं कर पाया, क्योंकि इस बीमारी की जड़ कुछ और है। राघव ने तुरंत मोनिका की नब्ज चेक की। नब्ज चेक करते हुए उसे कुछ अजीब लगा, जिससे उसके चेहरे पर शिकन और परेशानी उभर आई। तभी अचानक राघव की कलाई से एक सफेद रंग की रोशनी निकलने लगी, जिसे देखकर सोनल और मोनिका के होश ही उड़ गए। आखिर राघव उन दोनों को क्या जवाब देगा और क्या उसकी असलियत सोनल के सामने आ जाएगी? वहीं दूसरी तरफ अपने परिवार की बर्बादी के लिए गीता अग्रवाल राघव को क्या सजा देगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी, शो सुपर जमाई में।